हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल डिफेंस ज़्यादा। मैं वेटरन शिव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। जेंटलमैन, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पे हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने भारतीय सेना के इतिहास में एक मिसाइल कायम कर दी, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। भैया, भारतीय सेना विश्व में किसी से पीछे नहीं, और जो पैमाना सेट किया है ना, आने वाले समय में हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इन सारी चीज़ों की हम आज डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 का, वो काला दिन जिसने भारत के सीने पे वॉर किया। जब 26 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गए थे, उसी समय आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान के इशारों पे उनको मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, वहाँ के आम नागरिक। इस घटना ने भारत की आत्मा को तार तार कर दिया। पूरा भारतीय में एक अलग रोष, एक गुस्से का माहौल और बदला लेने की भावना। आखिर कब तक ये देश ऐसे ही आतंकवाद का शिकार बनता रहेगा, और कब तक हम ऐसे ही। अब ठान ली थी कि अब कुछ बड़ा करना है। और अपने प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी आप सुनिए, जो उन्होंने मधुबनी में कहा, और जो उन्होंने इंग्लिश में जो भाषण दिया उसमें इस बात का जिक्र था कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उनको खोज के किसी भी हालत में उनका अंजाम कल्पना से परे होगा। तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य से झलक तो रहा था कि समथिंग इज गोइंग टू बिकम वेरी बिग, लेकिन ये इतनी बड़ी होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो इन सारे चीज़ों पे मंथन करने के बाद भारत की सरकार ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी कि भाई आप जो करना चाहते हैं करें, अपने तरीके से आप एक्शन लें। भारत की सरकार आपके साथ क्या था, भारतीय सेना इस बात का इंतजार कर रही। उन्होंने तीनों सेनाओं की बैठक हुई, उन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन बनाया। जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, भारत की रॉ हैं, जो भी है, उन्होंने एक साथ सिनर्जी करके प्लानिंग के तहत 7 तारीख रात के 1:05 को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 टेररिस्ट साइट्स को टारगेट किया गया विदाउट द वायलेशन ऑफ। सारे टारगेट हिट हुए, जिसमें 100 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मारे गए। हमने किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, हमने किसी पाकिस्तानी मिलिट्री एरिया को निशाना नहीं बनाया। हमारा जो टारगेट था, भारतीय सेना की जो टारगेट थी, उन्होंने अचीव किया। और अब क्या था, अब वापस पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन था, जवाबी कार्रवाई जिसको बोला जाता है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था, जैसे कि एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी देश से नहीं था, किसी व्यक्ति से नहीं था। हमारे टारगेट पे टेररिस्ट थे और हमने वही किया और उन्हीं को। लेकिन पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई में उन्होंने क्या किए, सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिए, ड्रोन अटैक्स शुरू किए। उन्होंने हमारे यूएवी भेजने लगे। फिर हमारे मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ वो टारगेट कर, जैसलमेर एरिया की तरफ, और लगातार फायरिंग पुंछ और राजौरी सेक्टर में लगातार सिविलियंस पे फायरिंग करने लगे। अभी फिर क्या था, भारत तो इस बार तैयार था कि भाई कुछ भी करना है, इस बार तुमको तो छोड़ना नहीं है। जवाबी कार्रवाई हुई 8 तारीख की सुबह कराची से लेकर इस्लामाबाद तक ज़बरदस्त धमाके हुए। ज़बरदस्त एक खौफ पाकिस्तानियों के दिल में एक बैठ गया। तो यही हो क्या रहा है कि इतने अंदर तक ये बॉम्ब के धमाके उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उड़ रही हैं, एक खौफ का माहौल क्रिएट हो गया। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं बैठा था, वो हमारे लगातार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहा था। लेकिन चूंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो था इतना स्ट्रॉन्ग था, हमारी फौज इतनी सशक्त थी, इतनी वो तैयारी में थे कि उसके किसी भी हमले को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और जिसका नतीजा है कि हम बिल्कुल हमने, देखिए ये वॉर है, वहाँ वॉर का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो ठीक है, कुछ हमारे भी नुकसान हुए, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा हुए। तो जैसे ही ये सब कार्रवाई चल रही थी, 9 तारीख की रात को हमने उसके पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस वगैरह पे भी अटैक किए, जिसमें मुरीद के उसके किराना हिल्स वगैरह पे भी किए। और इसी सब के बीच 10 तारीख को भारत की सरकार ने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में, हालांकि इस बात की चर्चा भारतीय मीडिया में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कवर नहीं किया इस चीज़ को। भारत की सरकार ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया, एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑन पाकिस्तानी सॉइल अगेंस्ट इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर।
भाई भारत ने क्लियर, पाकिस्तान की मिट्टी का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए किसी भी तरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे एक टफ वॉर भारत मानेगा और अपनी वैसे ही वो रिएक्शन देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। ये बात हम पता चली पाकिस्तान को भी, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जनरल मुनीर, और सबसे बड़ी बात जो अमेरिका, वो सारे चूँकि उसकी सारी नज़र भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस कार्रवाई की थी, उसको ये बात उसने भांप लिया कि भैया अब ये इंडिया छोड़ने वाला नहीं है, ये तो कुछ बड़ा करने वाले हैं भैया, इस बार ये मानेंगे नहीं। क्योंकि भारत का इतिहास है, हमने आज तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, हमें जितना कहा गया हमने उतनी ही की, चाहे वो 65 की हो, 71 की हो, 99 की हो। हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया भैया इतना ही करना है और उतना ही हमने किया। अगर हम नहीं करते तो हमारे पास जितनी उपलब्धियाँ थीं, आज भी भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया, बिकॉज वी हैव सर्व्ड इन दिस एरियाज, लाइन ऑफ कंट्रोल सीधा नहीं है, जो जहाँ रहा वो टेढ़ा मेढ़ा लाइन, इतना इंटरप्रिटेशन क्यों होता है? क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल सीधा ही नहीं है। हमारी सीधा है तो भैया ये इलाका आधा आधी है, ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका मेरा, जो जहाँ खड़ा है सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए इतना इन्फिल्ट्रेशन हो पाता है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती हैं। क्योंकि उनके तर्ज पे हम लड़े, हमें जितना इंस्ट्रक्शन बाहर की तरफ से मिला हमने वही किया, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाया। लेकिन इस बार हमने सबको जवाब दिया और हम किसी की नहीं सुनने वाले थे इस पर। तो जैसे ही ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ये बातें पता चली और उसके जो दोस्त हैं यूरोपियन यूनियन के, जैसे फ्रांस है, इटली है, उसके बाद ब्रिटेन है, यह कि ये हमारे अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे ही अगर चलता रहा दिन रात तो हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बहुत ख़राब हो जाएंगे। उधर चाइना भी हुआ कि भैया हमारे हथियारों की धज्जियाँ भारत बार बार उड़ा रहा है। अमेरिका को भी इस बात का था कि हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई, चूँकि भारत जो भी हथियार हमने F-17 जो हमने पाकिस्तान को दिए हुए, जिसके ऊपर वो उछल रहा था, उसको भी इंडिया ने धराशायी कर दिया। उसके डिफेंस सिस्टम जो रसिया ने बेचे थे पाकिस्तान को, इंडिया ने वैसे ही तबाह कर दिया। तो उनकी किरकिरी हो रही थी। अब इस युद्ध को रोकना पूरे जितने विश्व के महारथी हैं देश, उनके लिए एक मजबूरी बन गया था कि भैया रोको इसको, नहीं तो भैया सबकी हालत अभी ख़राब होने वाली है, भारत सबकी। अब शहबाज शरीफ दौड़े गए भैया ट्रंप के पास, भैया रुकवाइए इसको, नहीं तो समथिंग भैया ये तबाह कर देगा। और एक बीच में इन सारे बातचीत के बीच में इंडिया अपनी कार्रवाई कर रहा था, इनके मिलिट्री ठिकाने पे दबा वॉज वेरी एग्रेसिव। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान में पैसे की तंगी, ऑलरेडी इन लोगों का बेल आउट पैकेज जो है वो रुका हुआ था। इधर भारत ने आपके पानी पुनी सारे बंद कर दिए, अब करें तो क्या करें? तो ट्रंप ने कहा भैया ऐसा करो, बेल आउट पैकेज तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम भैया सीज़ फायर, ये अपने चूँकि पाकिस्तान की सरकार में यहाँ आते चीज़ें नहीं, ये चीज़ें उनके हाथों में नहीं है, ये तो सारी सेना करती है इसी बात के लिए। कैसे भी पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सेना को मनाया और कहा कि भैया तुरंत बोलो DGMO को बात करें, इंडिया के DGMO से, और सीज़ फायर करवाओ, तभी ये बेल आउट पैकेज मिलेगा और हमारी इज्जत बच पाए। तभी 10 तारीख को लगभग 3:30 बजे पाकिस्तान के DGMO का फ़ोन आता है हमारे DGMO साहब, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव साहब को, और पाकिस्तान वो कहते हैं पाकिस्तान साइड के DGMO के भैया तुरंत बंद करवाओ सर, वी अनाउंस द सीज फायर एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ यू ऑल्सो अनाउंस द सीज फायर फ्रॉम बोथ द साइड्स, वी आर एग्री। सीज फायर तो हम करेंगे, लेकिन सीज फायर का एजेंडा क्या होगा वो एजेंडा हम तय करेंगे, बिकॉज आपने अप्रोच किया है। तो एजेंडा की तारीख 12 तारीख को तय हुई कि जब हम दोबारा दोनों DGMO मिलकर रोकेंगे और उसका एजेंडा क्या हो। पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना में ये तालमेल नहीं था। अभी भी उसकी सेना इसको पचा नहीं पा रही थी कि हम सीज फायर करने के लिए गए, कहें कि उसकी जितनी बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने की, उसको कहीं ना कहीं तो इस बात को खटक लग रहा होगा कि भैया बड़ा लंबा चौड़ा बोल दिया है, अभी हम जाके खुद ही अगर उसके पाँव पकड़ रहे हैं सीज़ फायर करने के लिए, हमारी तो किरकिरी होनी ही है। इतने लंबे चौड़े उसको नहीं छोड़ने थे, जितना उसने बड़ी बड़ी बातें कर दी। हम ये हैं, हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, हम बहुत महान देश हैं, भले आज तक हम सारे युद्धों में हारते आ रहे हैं, लेकिन हम बहुत महान हैं भैया। अब इस बात को, लेकिन सेना इस बात के लिए तैयार नहीं थी। 10 तारीख को वापस फिर से पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया और उन्होंने पंजाब के कुछ हिस्सों पे ड्रोन अटैक्स किए, फिर पुंछ सांबा सेक्टर में उन्होंने फायरिंग की, जिसमें सिविलियंस के मकान डैमेज हुए और सिविलियंस भी मारे गए। भैया भारत का जो दिमाग है ना अब खटक गया भैया, बोला कि अब तो भैया ये अब
छोड़, अब तो अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो भाई ठोको, जो ठोकना है ठोको। 10 तारीख की ही रात को, 11 मान लीजिए, 11 तारीख बस 1 से 3 के बीच में वापस फिर से हमने 11 उनके जो एयरबेस थे, आप ऐसे समझ लिए कि 25% उनके जो एयरफोर्स या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके थे वो हमने डैमेज किया पूरी तरह। उनके रनवे डैमेज हो गए, उनके जो प्लेन्स वगैरह खड़े थे वो काफ़ी बर्बाद हुए। ठीक है, उसमें था मुरीद के था, उसमें मसरूर था, चकाला था, उसके बाद समगौली था, सरगोदा था, उसमें रिसालपुर था, रफ़ीकी था, मिनावल था, मिन्हास जो कामरा में है, फैज़ल जो कराची में है, और नूर खान जो रावलपिंडी में है। ये सारे पे दागे गए और सारे को भारी नुकसान हुआ। इसमें जो सबसे बड़ी जो उनको लगी वो नूर खान एयरबेस पे लगी। नूर खान एयरबेस पे जब भारत ने ब्रह्मोस से अटैक किया, कि नूर खान का जो इलाका है वहाँ उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने, और किसी भी देश का न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही सीक्रेट होता है। ये बहुत ही वो उस देश के बहुत ही गिने चुने लोगों को मालूम होता है, जो सरकार में रहते हैं या जो भी डिफेंस के जो भी टॉप। लेकिन देश के सबसे बड़े सीक्रेट को इंडिया, उनको मालूम चल गया कि भैया इंडिया को कैसे मालूम है ये चीज़ें, और ये सब जानते हैं, और इन्होंने पिन पॉइंट पे अटैक किया। और अटैक होने के बाद वहाँ से यूरेनियम का रिसाव होने लगा, रेडिएशन वहाँ पे फैलने लगा। इस बात को उन्होंने ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि भैया हाँ ऐसा वहाँ पे हो रहा है। लेकिन बात हकीकत तब पता चली जब अगले दिन 11 तारीख को यूएस से एक जहाज़ आता है B350, जो AMS न्यूक्लियर, जिसका नाम है न्यूक्लियर इमरजेंसी बैरेट आता है। बैरेट एक ऐसा चीज़ है जो भी यूरेनियम्स होते हैं, जो रेडिएशंस फैलते हैं, उनको सोखता है। अब इससे क्लियर हो गया भैया कुछ तो बड़ा हुआ है, ये इतनी सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हालांकि सारी मीडिया में ये खबरें आई हैं अगले दिन, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और उनके किनारा हिल्स थे, वहाँ भी एक न्यूक्लियर साइट्स था, वहाँ भी हिट हुआ, और पाकिस्तान अंदर से पूरा हिल चुका था इस बार कि भैया भारत की सेना इतनी तह तक हमारे भीतर तक घुसी हुई है और हमें मालूम ही नहीं है। आज हम पूरी दुनिया को जो गिरदर भभकी दे रहे थे कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बहुत महान हैं, उनकी महानता की ऐसी की तैसी भारतीय सेना ने कर दी। तब उनको लगा कि ये भारत की सेना वो पहले वाली सेना नहीं है, और भारत तुम्हारी गिरदर भक्तियों से डरता नहीं है। भारत ने ये बता दिया कि तुम जो पूरे दुनिया को बताते रहते हो कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, तुम्हारे सारे जो हैं न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ रखे हैं, न्यूक्लियर साइट्स तुम्हारे कहाँ कहाँ हैं, हमको सब मालूम है। इसलिए तुम हमें आज के बाद ये धमकी मत देना कि हम न्यूक्लियर स्टेट। जब इसरो के चीफ ने एक बात कही कि हमारी जो भी हिंद महासागर में हमारे 4 सैटेलाइट्स हैं जो हमने छोड़ रखे हैं, वो जो भी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या हिंद महासागर के जो भी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रहती है। उन्होंने हालांकि क्लियर किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी नज़र है, और जहाँ कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है हमारी नज़र है, मतलब हमारी नज़र पाकिस्तान पे और चाइना पे पूरी तरह है। भैया तुम कुछ भी अगर कर रहे हो तो हमारी नज़र है, और तुम्हें परमाणु निकालने के पहले हम तुमको ठोक, लेकिन निकालने के बाद उस पर हिट करने के बाद बहुत बड़ा मैसिव डैमेज होगा, उससे हमें भी खतरा होगा। लेकिन लास्ट में अगर ऐसी परिस्थिति कुछ आती है, उसके लिए भैया इंडिया तैयार है। इंडिया इज़ फुली प्रिपेयर्ड टू फेस एनी सिचुएशन इफ़ इट हैपन्स इन फ्यूचर। तो अगर पाकिस्तान ये बार बार धमकी उसके नेता देते रहे हैं और उसकी सेना देती रही है कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, आज के बाद शायद वो नहीं देंगे, लेकिन वो तो चूँकि बेशर्म है, वो कर सकते हैं, फिर करेंगे। लेकिन इस बार इंडिया ने बता दिया कि भैया मत करना है ऐसा, नहीं तो फिर से ऐसा मारेंगे कि फिर अभी उठ भी नहीं पाओगे, और रेडिएशन से तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन्स तुम्हारे लिए ही खतरा पैदा हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि आज तक जितनी भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुई, चाहे वो 26/11 हो, चाहे मुंबई अटैक हो, चाहे, हमने उतना बड़ा अटैक नहीं किया। हमने केवल जो मिलिटेंट्स अटैक करने आए थे
हमने उन्हीं को टारगेट किया। ये चोर है, चोर को चोर कह रहे हो, पीट रहे हो, जेल में डाल रहे हो, किसी को कोई अफसोस नहीं होगा, बिकॉज ही हैज़ डन सच थिंग्स, दैट्स वाई ही गेटिंग पनिशमेंट। उसी तरह जो भी आज तक भारत में अटैक हुए मिलिटेंट्स पाकिस्तान के द्वारा प्लॉट किए गए, एंड जो भी मिलिटेंट्स आए वो मरने के लिए ही आता है। जब वो बांध लेता है, सर पे कफन ले लेता है, जो उनको पैसे जब पूरे उनके मुंह में डाल देता है, तो वो कफन बांध के निकलना है कि भैया हमें मरना है। ये भी सोच लेता है कि भैया पाकिस्तान भी सोच लिया ठीक है ये मरने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है भैया मर जाए, ऐसे ही क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार की जो कार्रवाई हुई, हमने पाकिस्तान में घुस के उसके मिलिट्री साइट्स जो उसके पूरे एयर बेस थे, जिस एयर फोर्स पे पाकिस्तान को बहुत नाज था, उसके F-17 चाइना के सपोर्ट सिस्टम थे, सारे को हमने हिला डाला, सारे को हमने धाराशायी कर दिया, ठीक है। एक आने वाली उनकी पुश्तें याद रखें कि भारतीय सेना ने चोट मारी है, ये आसान बात नहीं। अब इस सारे ऑपरेशन से कुछ जो फ़ायदे हमें हुए, भारतीय सेना का जो साख बढ़ा पूरी दुनिया में, 3-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, भारत सेना की क्षमता, कैपेबिलिटी, एक रिस्पेक्ट पूरे दुनिया में बढ़ा है, उसकी काबिलियत के चर्चे सब जगह हैं कि आज की डेट में भारत की सेना बहुत ही क्षमतावान है, टक्कर लेना आसान नहीं है। दूसरी बात, चाइना और पाकिस्तान मिलके कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र थे, मेन चाइना ही था, चाहे वो श्रीलंका हो जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, चाहे वो बांग्लादेश हो, वो भी फड़फड़ाने लगे थे, वो भी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इंजेस्ट किया जा रहा था। हमने उनको, और नेपाल भी इसमें शामिल था, हालांकि अभी नेपाल के रिश्ते हमें सुधर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल के इन सारे जो पड़ोसी छोटे छोटे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके दिमाग में गलतफहमी डाली जा रही थी। उस गलतफहमी को इस बार तो टूट गया कि भैया ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, ज़्यादा करोगे तुम्हारा भी हश्र ऐसे ही करेंगे। तीसरी जो चीज़ें हुई कि भारत में जो भी हथियार आज तक आए, हम बाहर अंदर कुछ नहीं बनाते थे और हम दूसरे देशों से मंगाते थे। हमारा मेन एक इम्पोर्टर जो था वो क्या था, रशिया था और यूएस था। लेकिन इस बार जो हमारे अपने देश में जो भी चीज़ें बनी, चाहे वो तेजस एयरक्राफ्ट बना, चाहे जो भी सिस्टम DRDO ने जो भी बनाए, वो अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि भैया इतना इंडिया अब इतने में अपनी क्षमतावान है कि वो अपनी चीज़ें बना रहे हैं, वो सक्सेस हो रही हैं। चाइना के सामने, यूएस के हथियारों के सामने वो सक्सेस है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो अब हो गया क्या कि हमारी हथियारों की विश्वसनीयता पूरे विश्व में बढ़ी है और हमारे हथियार अब बाहर ये देश खरीदेंगे, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और चौथी जो चीज़ हुई, भारतीय सेना ने जिस तरह महिलाओं का सम्मान किया और जिस तरह से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। देखिए, भारत है, ये नया भारत है, इन्होंने महिलाओं के प्रति जो एक सम्मान प्राप्त हुआ, जिस तरह से 2 महिलाएं प्रेस ब्रीफिंग के लिए आती रहीं और महिलाओं के दिल में एक इज्जत बढ़ गई। और भारतीय सेना में लड़कियां, मैं बहुत सारे ऐसी लड़कियों को जानता हूं जिनको उन लड़कियों से प्रेरणा मिला कि हाँ, महिलाएं हम भी किसी से कम नहीं हैं, देश हमारा भी है, जितना पुरुषों का है वो उतना हमारा भी है। और उनको बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं मालूम थी, वो आंखें खुल गई, ये सेना हमारे लिए भी है, हम भी जा सकते हैं, हम भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और एक जो बिग गैप था, उसको आप खाई बोल सकते हैं, वो खाई कम हुआ है और लड़कियां भी इसके तरफ प्रेरित हो रही हैं। तो आने वाले समय में भारतीय सेना विश्व की एक महाशक्ति के रूप में इस देश को उभारेगा, इसमें कोई शक नहीं, और भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। मेरे साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी इस देश के नागरिक हैं उनको पूरी इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी मिले, वो भी प्रेरित हो सकें और अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर सकें।